उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान की 5 मुतनाज़ा तरीन ख़वातीन सेलिब्रिटीज़। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं और उनको लेके काफ़ी इनफैक्ट नेगेटिव चर्चे भी हैं। सियानों का कहना है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ऐसी कुछ ख़वातीन के हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि जिन्होंने शोहरत तो बहुत हासिल की, मगर ये शोहरत अगर एक जानिब कुछ हलकों में बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखी जाती है तो मुल्क के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी मुखालफत में सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार नज़र आते हैं और इस बात ने इनकी शोहरत को मुतनाज़ करार दे दिया है। यानी कि उनकी शोहरत जो है वो कंफ्यूज्ड है कि अच्छी फेम है या वो बुरी है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे KPK के इलाके सवात से है और बच्चों और ख़वातीन की तालीम के हवाले से इनको एक एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है और उन्होंने अपने इलाके की लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ उठाई। 9 अक्टूबर 2012 में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हुए तालिबान की जानिब से इन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके सबब इलाज के लिए उन्हें बरतानिया ले जाया गया, जहां बाद में तहफ़्फ़ुज़ के ख़्याल से उन्हें वहां की बाकायदा शहरियत भी दे दी गई। इसके बाद 2014 में उन्हें नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। दुनिया भर में उन्हें बहुत इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता है, मगर पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा हल्का ऐसा भी है जिनका ये मानना है कि इनके साथ होने वाले तमाम वाक़यात मग़रबी ताकतों की जानिब से पहले से मंसूबा थे और उन्हें KPK की ख़वातीन की हालत की गलत तस्वीर पेश करने की वजह से इतनी इज़्ज़त से नवाजा गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई है वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है या उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, बिना बात ही वो फेमस हो गई है। शर्मीन अबीद चिनाई का ताल्लुक़ कराची से है। वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, फ़िल्म मेकर और एक्टिविस्ट हैं। इन्हें ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर जाना जाता है। इस हवाले से उनकी बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज़ को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है और इनका शुमार दुनिया की उन चंद ख़वातीन में होता है जो 2 बार एकेडमी अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ हलाल इम्तियाज़ भी हासिल कर चुकी हैं। इन तमाम कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम का एक बड़ा हल्का अहबाब ऐसा भी है जिनका ये मानना है कि अपनी फ़िल्मों में शर्मीन अबीद चिनाई ने पाकिस्तानी औरत का जो चेहरा पेश किया है, हालात ऐसे कतई नहीं हैं। पाकिस्तान में हर दूसरी औरत तेज़ाब गर्दी या जिनसी ज़्यादती का शिकार नहीं है और मगरिब वालों के सामने पाकिस्तानी ख़वातीन की ये तस्वीर पेश करके इन्होंने पाकिस्तान का अच्छा तासर पेश नहीं किया। इसी सबब लोग शर्मीन अबीद चिनाई को मुतनाज़ा करार देते हैं। अब बारी है रेहाम खान की। रेहाम खान को कौन नहीं जानता। रेहाम खान का शुमार पाकिस्तान की इन ख़वातीन में होता है कि उनको एक ज़माने में पाकिस्तानियों ने बहुत मोहब्बत से भी नवाजा। ऐसा उस वक्त हुआ जब उनकी शादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हुई। मुख्तसर चलने वाली ये शादी जल्द ही तलाक पर पहुंचकर ख़त्म हो गई। इस शादी के खात्मे के बाद रेहाम खान की जानिब से इमरान खान की किरदार कशी के सिलसिले के सबब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से उनको आड़े हाथों लिया गया और सोशल मीडिया पर उनके हर इल्ज़ाम के तुर्की ब तुर्की जवाब दिए गए। इसके बाद उनकी किताब जो उन्होंने अपनी आप बीती के तौर पर लिखी थी, इसमें इमरान खान के करीबी साथियों और इमरान खान पर शर्मनाक इल्ज़ामात लगाए गए थे जिन्होंने उनकी मुतनाज़ा शोहरत को मज़ीद हवा दी और उनके लिए पाकिस्तान आमद एक नामुमकिन अमर बना दिया। पेशे के एतबार से रेहाम खान एक जर्नलिस्ट, फ़िल्म मेकर और मुसन्फ़ा हैं। लीबिया में पैदा हुए
पैदा होने वाली रेहाम खान इमरान खान से शादी करने से पहले भी मुतल्लका थी और उनके पहले शौहर से भी उनके 3 बच्चे थे। महविश हयात। मारूफ अदाकारा महविश हयात, जो कि मौजूदा दौर की पाकिस्तान की कामयाब तरीन फ़िल्मों की हीरोइन हैं और पंजाब नहीं जाऊंगी, लॉर्ड वेडिंग, एक्टर इन लॉ जैसी फ़िल्मों में अपने जलवे दिखा चुकी हैं। इसके अलावा कई कामयाब पाकिस्तानी ड्रामों का भी हिस्सा रह चुकी हैं। फिल्मों में उनके आइटम सॉन्ग्स पर बोल्ड मुनाज़र से भरपूर रक़्स ने भी उनको शोहरत और कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। मगर उनकी इस शोहरत के साथ तनाज़ात का आगाज़ इस वक्त हुआ जबकि उन्हें 2019 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अवाम के एक बड़े हल्के का मानना है कि महविश हयात इस एजाज़ के लिए दुरुस्त इंतखाब ना थी और उनको यह एजाज़ उनकी काबिलियत की बजाय उनके असर और रसूख की बुनियाद पर दिया गया है। अब बारी है मीशा शफ़ी। मारूफ गुलकारा मीशा शफ़ी, जो कि पाकिस्तानियों में यकसा मकबूल थीं, इस वक्त मुतनाज़ा ख़बरों का हिस्सा बन गई जब उन्होंने मी टू मूवमेंट के तहत अपने साथी गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम बनाया। इनके इस इल्ज़ाम ने पाकिस्तानियों को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया, जिसमें से एक हल्का अली ज़फ़र को कसूरवार करार देता है और उनकी हमदर्दियाँ मीशा शफ़ी के साथ हैं। मगर अदालत की जानिब से अली ज़फ़र के हद तक इज़्ज़त के केस के जवाब में सबूत पेश ना कर सकने पर कुछ लोगों को ये भी मानना है कि मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर इल्ज़ामात कुछ फ़ायदे हासिल करने के लिए लगाए थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से कि लोग जो है वो ख़ुद की शोहरत, ख़ुद की फ़ेम के लिए दूसरों का इस्तेमाल भी करते हैं और समटाइम्स ऐसा लग रहा होता है कि वो दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उनको फ़ेम खुद ब खुद मिल जाती है। तो इसलिए इनकी जो शोहरत है वो भी एक मुतनाज़ा शोहरत है कि वो अच्छी शोहरत है कि बुरी शोहरत है, या उन्होंने वो शोहरत किस तरह से हासिल की। आज का टॉपिक है मिशी खान। इंडस्ट्री में जितने भी सितारे हैं वो हर कदम संभल कर उठाते हैं, कहीं उनके किसी भी बयान से या उनकी कही हुई किसी भी बात से ताल्लुकात पर कोई असर न पड़ जाए। लेकिन दबंग मिशी खान को इस बात की कोई परवाह नहीं। ड्रामा अरूसा में जितनी मासूमियत से वो हर बात मुंह पर कह देती थीं, आज भी वो अपनी कोई भी बात और कोई भी ख्याल सामने लाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। हाल ही में बुशरा अंसारी ने जब ड्रामा ज़ेबाइश पर की जाने वाली तनकीद को नापसंद किया तो मिशी खान ने उनके बयान को ही तनकीद का निशाना बनाया। मिशी ने बड़ा ही खुलकर लिखा कि अब बुशरा अंसारी और उनके घराने की बुरी तरीन डायरेक्शन और अदाकारी सबके सामने आ गई। सारी ज़िंदगी दूसरों की नकलें उतारती रहीं, लेकिन ख़ुद का दिल इतना बड़ा नहीं कि किसी का मजाक से भरपूर बिल्कुल सच्चा रिव्यू बर्दाश्त कर सकें। ये ड्रामा उनके शौहर इकबाल हुसैन ने डायरेक्ट किया है, जो किसी ज़माने में एंकर होते थे। बुशरा अंसारी का जवाब देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने अपने सीनियर होने और अपनी पोजीशन का भी ख्याल नहीं किया और इतना जहालत से भरपूर जवाब दिया। मिशी खान ने बड़ा ही खुलकर लिखा कि वो तो मुझसे भी नाराज़ हो गई थी जब मैंने मायरा खान वाले मामले में फिरदौस जमाल की हिमायत कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ इतना बुरा नहीं कहा था जितना बुशरा अंसारी और उनकी बहन ने उन्हें कह डाला। ये लोग मोमिना दुरैद और उनकी टीम को खुश करते हैं क्योंकि उनके नेटवर्क पर काम मिलता है। खुशामद की भी कोई हद होती है, लेकिन अब जो किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। आप कैसे किसी की बेइज्जती कर सकते हैं जबकि आपका खुद का ड्रामा इंतहाई फजूल और वाहियात है। मिशी खान ने अदाकार उमैर राना पर जिनसी हरासगी वाले मौजू पर भी खुलकर लिखा कि और वो इस बात का सोचती भी नहीं कि आने वाले वक्त में इन्हें इस हवाले से कोई काम मिले या ना मिले। इंडस्ट्री में लोग उन्हें अच्छा समझे या बुरा, वो हर मामले पर अपनी साफ गोई का मुजाहरा करती हैं। यही नहीं, वो एंकर आमिर लियाकत के बारे में भी अक्सर बयानात देती ही रहती हैं। जब अदनान सदीकी से आमिर लियाकत ने मौत के हवाले से मजाक किए भारतीय अदाकारों की, तो मिशी ने खूब क्लास ली सोशल मीडिया पर
मिशी खान अक्सर इन खबरों पर भी अपनी राय का इजहार करती हैं जिनमें किसी के साथ ज़्यादती हो या कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। अब ये नहीं पता कि इस सब के बाद किसी शो में या किसी ड्रामे में उनकी कभी एंट्री हो पाएगी, क्योंकि हर किसी के साथ मिशी ने हर किसी के साथ मिशी ने की है कोई ऐसी बात जिस पर लोगों का दिल नहीं उनसे साफ। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिशी खान के हवाले से। और ऐसे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो बड़े साफ गो हैं, और जो भी कोई बात होती है, जो भी कोई फीलिंग होती है, वो उसको सबके सामने इस तरह शेयर कर देते हैं। और इंडस्ट्री में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, फिर ऐसे लोगों को शोज़ में, मूवीज़, ड्रामोज़ में एंट्री जो है वो नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पहले सनम मारवी के हवाले से कि आजकल उनकी ज़िंदगी जो है वो किस मोड़ से गुजर रही है, और उसके बाद बात करेंगे शादी में जो कुछ ऐसी रस्में हैं जो फजूल भी हैं और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। ऐसी कौन सी रस्में हैं, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। सनम मारवी की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर। शादी का मतलब है खुशी, लेकिन अगर इस ज़िंदगी में खुशी का कोई नामो निशान नहीं बल्कि दुखों ने डेरे डाल लिए हैं, मोहब्बत और एतमाद की मौत हो चुकी है, तो फिर इस रिश्ते की भी मौत हो जाती है। गुलकारा सनम मारवी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में इंतहाई कामयाबियाँ समेट रही हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ज़्यादा तकालीफ और परेशानियाँ उठाई हैं और उठा रही हैं। सनम मारवी की अपने कज़न हामिद से ये दूसरी शादी थी, और पहली शादी से उनकी एक बेटी थी जिसे कुछ अरसा के लिए ससुराल वालों ने अगवा भी किया था, और सनम मारवी ने वो अरसा भी इंतहाई दुख और परेशानी में गुजारा था। हामिद से शादी 2009 में हुई और इस शादी से उनके 3 बेटे पैदा हुए। सनम मारवी के शौहर हामिद से बज़ाहिर तो तमाम मामलात सही लगते थे, लेकिन एक फ़नकार की आंखों में दर्द और तकलीफ़ सिर्फ वही देख सकते हैं जिनको फ़नकार की हसासियत का इल्म होता है। शादीशुदा ज़िंदगी के 11 सालों में हामिद का रवैया सनम के साथ बदलता गया। ये वो हामिद तो नहीं था जिससे शादी हुई और जो उम्र भर साथ निभाने की बातें करता था। इस हामिद के मिजाज से तो सनम की ज़िंदगी में सिर्फ तलखियाँ ही भरती चली गई। सनम मारवी ने फरवरी में खुला की अपील दायर की और दावा किया कि वो 11 साल की बर्दाश्त के बाद अब अपना हौसला खो चुकी हैं और अलहदगी चाहती हैं। खुला मंजूर हो गई, लेकिन इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। सनम मारवी की ममता का एक बार फिर कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। वो बेटे जिन्हें सनम सीने से लगाए बैठी थीं, उन्हें हामिद ने छीन कर अपने साथ रख लिया। और फिर सोशल मीडिया पर सनम मारवी ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने अपने साबका शौहर से इल्तिजा की कि हामिद प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, तुम उन्हें नहीं संभाल सकते, उनके कपड़े तो देखो। सनम मारवी की इल्तिजा ने सबको ही रुला दिया, सबके दिलों को दहला दिया, क्योंकि तुम उम्र बच्चों को माँ से जुदा करना तमाम उम्र बच्चों को माँ से जुदा करना बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन सनम की कोशिशें रंग लाई और अदालत से उनको इंसाफ मिला। हामिद अली महवाल के अदालत ना आने पर और बच्चों को ज़बरदस्ती माँ से जुदा करने पर अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया। सनम मारवी इस खबर से बहुत सुकून में आई और उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं क्योंकि फ़ैसला उनके हक़ में है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सनम मारवी के हवाले से, जो एक मशहूर सिंगर हैं। बज़ाहिर जो है वो इंडस्ट्री में खुश दिखाई देने वाले लोग जो है वो ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन हकीकत में उनकी ज़िंदगियों में बहुत दुख होती हैं जो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो स्क्रीन के पीछे होती हैं। सनम मारवी अक्सर अपने छोटे बेटे की वीडियोस शेयर करती रहती हैं और वो अपने बच्चों के मामले में किसी भी किस्म की कोताही नहीं करती, खा वो तालीम हो या उनके पहनने और खाने की ज़िम्मेदारी। और हम सब की दुआ है कि वो जल्द अपने बच्चों से मिले और बच्चों के नसीब में माँ और बाप दोनों का प्यार शामिल रहे। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अब आज की वीडियो में दूसरा टॉपिक है दुनिया भर में शादी के अजीबो-गरीब रसूमात। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में शादी के मौका पर अपनी सकाफ़त और रवायात के मुताबिक मखसूस रस्म व रिवाज अपनाए जाते हैं, जिनका मकसद शादी की तकरीब से भरपूर तौर पर लुत्फ़ उठाना होता है। लेकिन बाज़ रस्म व रिवाज इंतहाई अनोखे और अजीबो-गरीब भी होते हैं, जो कि या तो बहुत दिलचस्प मालूम होते हैं।
या फिर बाज़ औक़ात इनका पूरा करना भी इतना आसान नहीं होता। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी अजीबोगरीब रसूमात हैं दुनिया में। जूता छपाई। जूता छपाई की रस्म भारत और पाकिस्तान में होने वाली शादियों की सबसे अहम रस्म समझी जाती है। इसमें दुल्हन की सहेलियां या बहनें दूल्हे का एक जूता छपा लेती हैं, जो कि एक भारी रकम वसूल करने के बाद वापस किया जाता है। 3 दिन कमरे में। इंडोनेशिया में दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं होती। बज़ाहिर एक दिलचस्प रस्म मालूम होती है, लेकिन सब्र कीजिए, इसका एक तल्ख़ पहलू भी है। जी हाँ, दूल्हा दुल्हन को 3 दिन तक बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं होती। सफ़ेद रंग। जापानी दुल्हन रस्म के तौर पर एक मौका पर सिर्फ सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल करती हैं। इस रस्म में दुल्हन सर से लेकर पाँव तक सफ़ेद रंग ही ज़ेब-ए-तन किए होती है। यहाँ तक कि दुल्हन ने मेकअप भी सफ़ेद रंग का ही कर रखा होता है। इस मौके पर पहने जाने वाले ख़ास लिबास के साथ एक ख़ास बड़ी सी टोपी भी होती है, जिसे सुनोखुशी कहा जाता है। जब जापानियों का मानना है कि ये टोपी हसद वाले सींग छुपाती है और ये हसद दुल्हन को अपनी सास की तरफ से महसूस हो सकती है। हजाम दोस्त। यूनान में दुल्हा के साथ ही उसके हजाम बन जाते हैं और दुल्हा की शेव बनाते हैं। इस शेव के बाद दुल्हा की सास उसे शहद और बादाम खिलाती है। ये भी एक इंतहाई दिलचस्प रस्म होती है, जिसे बड़े ज़ोर शोर से अदा किया जाता है। मिट्टी के बर्तन। जर्मनी में दूल्हा दुल्हन जब अपना घर बसाने का आगाज़ करते हैं तो इससे कबल उन्हें मिट्टी के बर्तनों की सफाई करना होती है, जो उनके रिश्तेदारों ने फेंके होते हैं। इन लोगों का मानना है कि इससे नवब्याहता जोड़ा बुरी रूहों से महफूज रहता है। वेल के दांत। फिजी में जब लड़का लड़की के वालिद के पास लड़की का हाथ मांगने जाता है तो उस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प रस्म अदा की जाती है। जी हाँ, इस वक्त लड़का लड़की के वालिद यानी अपने होने वाले ससुर को वेल के दांत तोहफे में पेश करता है। शीरखोर बच्चा। चेक बाशिंदे दूल्हा दुल्हन के बिस्तर पर रस्म के तौर पर कुछ वक्त के लिए किसी शेरखोर बच्चे को ज़रूर बिठाते हैं। इनका मानना है कि इस तरह नवब्याहता जोड़े को खुदा औलाद से ज़रूर नवाजता है। इसके अलावा मेहमान जोड़े पर दाल, चावल और मटर के दाने भी फेंकते हैं और इसका मकसद भी औलाद ही होता है। ये थी कुछ इंटरेस्टिंग सी रस्में जो इंटरेस्टिंग भी हैं और कुछ अजीब व गरीब भी हैं कि शादियों में ऐसी बहुत सी कौमों में, बहुत से मुल्कों में इस तरह की मुख्तलिफ़ रस्में अपनाई जाती हैं, जिसके लिए वो अपने तौर पे उसको एक अच्छा साइन मानते हैं शादी के लिए या नए शादीशुदा जोड़े के लिए। लेकिन दूसरे आम देखने वाले लोगों को बहुत अजीब लग रहा होता है कि ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से 5 मशहूर भारतीय अदाकार हैं जिनको ख़तरनाक बीमारियां लाहक हैं। बॉलीवुड की चमचमाती इंडस्ट्री पर अगर हम नज़र डालें तो यूँ लगता है कि गोया इंडस्ट्री खुशियों से भरपूर है और यहाँ के लोगों को किसी किस्म का कोई काम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड के बहुत से अदाकार ऐसे हैं जो कि ख़तरनाक बीमारियों से लड़ रहे हैं या माजी में लड़ चुके हैं। रजनीकांत बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको फेफड़ों की शदीद बीमारी है। इस बीमारी का नाम इमेसिस है। इसमें मरीज़ को खांसी के साथ उल्टियाँ होती हैं और पीले रंग का बलगम भी आता है। एलियाना डी क्रूज़। बॉलीवुड की एक और नौमर अदाकारा एलियाना डी क्रूज़ ख़तरनाक मर्ज़ का सामना कर रही हैं। उन्हें बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है, जो कि जहन पर असरअंदाज होता है। इस बीमारी में इंसान का जहन अपने अंदर पाई जाने वाली खामियों की तरफ जाता है। बहुत हद तक एलियाना की ये बीमारी ठीक हो चुकी है। शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को भी शदीद डिप्रेशन रह चुका है, जिसके बायस उनके जिस्म में दर्द भी होता है। किंग खान ने इसका पता अपने मदाहों को हरगिज़ नहीं चलने दिया। सोनम कपूर से कौन ना वाकिफ़ होगा। खूबसूरत मुस्कुराहट वाली यह अदाकारा भी शुगर जैसे मर्ज़ से लड़ रही है। उनको नौउम्री से ही ये मर्ज़ लाहक था, लेकिन अच्छी डाइट प्लान की वजह से बहुत हद तक उन्होंने अपनी शुगर पर काबू पाया हुआ है।
दीपिका पादुकोण मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि उन्हें कितना सख्त डिप्रेशन था। अदाकारा इस मर्ज़ से बहादुरी से लड़ी, ताहम अब वो डिप्रेशन से बिल्कुल पाक हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड के अदाकार जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं और हमारी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तानी अवाम इन्हीं के फ़ैन हैं बजाय पाकिस्तानी लोगों के फ़ैन होने के। तो ये उनकी जो है ज़िंदगी के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो बज़ाहिर खुश दिखने वाले लोग अंदर से किस किस मुश्किल से लड़ रहे होते हैं। आज की वीडियो है आसिम अज़हर, मशहूर गुलकार आसिम अज़हर के हवाले से। आसिम अज़हर ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पूरे इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया। निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए गुलकार आसिम अज़हर ने शादी से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में कहा कि फ़िलहाल उन्होंने शादी का नहीं सोचा है और ना ही उनकी अम्मी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो शादी के बंधन में बंधें। मेरी अम्मी को पता है कि मेरा तमाम काम म्यूज़िक के लिए वक्फ़ है। हाल ही में तुम गाना रिलीज़ करने वाले आसिम अज़हर का कहना है कि वो अपने काम में 100% नतीजा देने के कायल हैं। उनका कहना था कि फ़िलहाल मैं म्यूज़िक पर तवज्जो दे रहा हूँ, उसके साथ साथ शादीशुदा ज़िंदगी पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाएगा। सोचता हूँ कि अगर शादी हो जाती है तो मैं रात के 4 बजे गाना कैसे एडिट कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे फ़िक्र होगी कि घर में क्या हो रहा है। गुलकार आसिम अज़हर, जिन्होंने हाल ही में हानिया आमिर, असद सिद्दीकी, टिकटॉक स्टार अरीका हक, सिंगर रामस, तलहा यूनस, तलहा अंजुम और गुलकार तैमूर सलाहुद्दीन के साथ तुम रिलीज़ कर दिया है का मज़ीद बताना है कि आने वाले चंद सालों में वो शादी कर ही लेंगे। इंडस्ट्री में किसी लड़की से शादी करने के सवाल के जवाब में आसिम अज़हर का कहना था कि इस हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते। इस हवाले से वो असद और ज़ारा और यासिर हुसैन और इकरा अजीज़ से ज़रूर मशवरा करेंगे, क्योंकि वो शादी से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। रिलीज़ होने के बाद आसिम के तुम गाने को अब तक 12 लाख से ज़ायद लोग और उनके मदाद देख चुके हैं। इस साल फरवरी में गुलकार आसिम ने हानिया आमिर को उनकी 23वीं सालगिरह पर ख़ास इंतज़ाम करते हुए एक सरप्राइज़ पार्टी का एहतमाम किया था। आसिम अज़हर ने अमेरिकी टीवी सीज़न स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम पर पार्टी के इंतज़ाम किए थे और केक पर भी स्ट्रेंज थिंग्स सीज़न 23 लिखवाया था, क्योंकि यह हानिया की 23वीं सालगिरह थी। आसिम आंखों पर पट्टी बांधकर हानिया को पार्टी में लेकर आए थे। ये थी आसिम अज़हर की कुछ एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी उनकी शादी और करियर के हवाले से। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जो है वो एक मॉडल जिनकी रिसेंटली जो है वो शादी हुई है, सदफ़ और शहरोज़ सब्ज़वारी, इनके बारे में कुछ अहम बातें बताई गई हैं। रवां साल मई के महीने में सुपर मॉडल सदफ़ कमल ने टीवी एक्ट्रेस शहरोज़ सब्ज़वारी से शादी का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया तो इन दोनों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सदफ़ और शहरोज़ की शादी बहुत सादगी से लॉकडाउन में हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन ने तनकीद का निशाना सदफ़ कमल को बनाया और शहरोज़ सब्ज़वारी की पहली शादी की नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया। शादी के बाद ये दोनों स्टार्स पहली मरतबा साथ एक निजी वेबसाइट को इंटरव्यू के दौरान देखे गए, जहां इन्होंने इस तमाम मामले के बारे में अपनी राय का खुलकर इजहार किया। सदफ़ ने कहा कि वो हमेशा इसे चाहती थी कि उनकी शादी कम लोगों की मौजूदगी में हो। सुपर मॉडल व अदाकारा से शादी के बाद होने वाली तनकीद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो इस सारी नफ़रत पर हंसे और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ज़ाती नौयत के हमलों से मुताल्लिक़ सवाल पर सदफ़ ने कहा कि क्या आपको मेरे चेहरे से या अंदाज़ से महसूस हो रहा है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ा होगा। अदाकारा का कहना है कि उनके पास उनके शोहर हैं, इतना अच्छा ख़ानदान है, इसलिए इन चीज़ों से उन्हें फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। आखिर में सदफ़ ने कहा कि मैं तो कहती हूँ लोग मज़ीद बोलें ताकि मेरे गुनाह धुलें। इस वीडियो में एक पैगाम है दोस्तों कि जब हम हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाते हैं बिला वजह, अगर किसी का किसी से जोड़ नहीं है तो भी उनका पर्सनल मैटर है, उनकी शादी करना ना करना उनका ज़ाती मामला है। अगर हम बिला वजह किसी के ज़ाती मामले में दखल अंदाज़ी करेंगे तो हमारी अपनी इज़्ज़त कम होगी और हम पीठ पीछे जब उनकी बुराइयां करेंगे तो उनके हिस्से के गुनाह हमारे हिस्से में शामिल होंगे और हमारे हिस्से की नेकियां उनके हिस्से में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि ये गीबत में शामिल होगा। तो जब हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे पीठ पीछे तो उनके गुनाह धुलते रहेंगे। नामवर अदाकारा सारा यूसुफ को हॉलीवुड से फिल्म की ऑफ़र। अदाकारा ने क्या जवाब दिया, जानिए इस वीडियो में। बॉलीवुड और हॉलीवुड में
में काम करना हर पाकिस्तानी अदाकार का ख्वाब होता है, और फिर अगर खुद से कोई ऑफ़र आ जाए तब तो सोने पर सुहागा वाली बात होती है। हमारे पाकिस्तानी कई अदाकार बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, जबकि एक दो ने तो हॉलीवुड में भी काम किया है। तफसीलात के मुताबिक हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ग्रेसफुल अदाकारा सायरा यूसुफ को भी हॉलीवुड से काम की पेशकश हुई है, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। सायरा ने एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसके मेज़बान पाकिस्तान के मरूफ डिज़ाइनर हसन शाहरियार यासीन थे। मेज़बान के सवाल के जवाब में अदाकारा ने बताया कि हाँ, ये सच है कि मुझे ऑफ़र हुई थी जिसे मैंने रद्द कर दिया है। सायरा ने बताया कि मैंने इस वजह से ऑफ़र रद्द की थी क्योंकि किरदार काफ़ी बोल्ड था। अदाकारा सायरा यूसुफ का मज़ीद क्या कहना था? मशहूर ड्रामों में की जाने वाली चंद ऐसी दिलचस्प गलतियाँ जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। ड्रामा एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे अहम और मजबूत हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसे हर कोई देखता है। वहीं ड्रामा को बनाने, लिखने और शूटिंग के अहम काम में डायरेक्टर और हिदायतकारों को सख्त मेहनत और गहरी सोच व फ़िक्र का मुजाहरा करना पड़ता है और यकीनी तौर पर की भी जाती है, लेकिन फिर भी चंद एक ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो देखने वालों की नज़र में ड्रामे की इमेज को गिरा देती हैं। आइए जानते हैं कि इन ड्रामों में होने वाली आम गलतियाँ जो किसी वसी नज़र रखने वाले या ड्रामे से हासिल वासूल मिलने वालों की नज़र में बैठ गई हैं। ड्रामा सीरियल दिलरुबा। हाल ही में नशर होने वाले ड्रामा सीरियल दिलरुबा का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। इस ड्रामे के दिखाए जाने वाले एक सीन में अदाकारा सनम टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं तो इस वक्त उसके सीधे हाथ की पहली उंगली में अंगूठी है, लेकिन जब वो पलट कर किसी से मुखातिब होती हैं तो उसके बाएं हाथ में अंगूठी होती है। ड्रामा सीरियल इश्किया के एक सीन में हमना कॉलेज में हल्की जामुनी रंग का लिबास पहनी हुई होती है और बालों में काले रंग की हेयर बैंड लगाई होती है, जबकि पैरों में भूरे रंग की चप्पल। लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो बालों में जामुनी रंग की हेयर बैंड लगी होती है और पाँव में पंप्स होती हैं। ड्रामा सीरियल दीवानगी ड्रामे के एक सीन में सुल्तान अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। इस वक्त लैंप की लाइट ऑन है। जैसे ही राशिद आकर इससे मिलता है, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। फिर दोनों बैठते हैं तो दोबारा लाइट जल जाती है। अजीब बात है ना। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। इस ड्रामे में मशक पौधों को पानी दे रही होती है तो उसके पीछे कुछ रखा हुआ नहीं होता, लेकिन जब कैमरा दूसरी जानब से दिखाया जाता है तो इसमें कुर्सी नज़र आती है। ड्रामा सीरियल मेहरपोश। इस ड्रामे में शकीला आंटी, जो कि मेहरू के साबका शोहर की आंटी हैं, वो गुस्से में लात मारते हुए घर में दाखिल होती हैं तो आंटी कहती हैं कि सारा दिन मुझे घर में बंद करके तुम बाहर घूमते हो, मेरे बेटे को भी मुझसे जुदा कर दिया है। जिस पर शकीला आंटी ग्लास फेंक कर मारती हैं। ग्लास के टूटने की आवाज़ तो आती है लेकिन उसकी गुर्जियाँ कहीं नज़र नहीं आती। ये थी कुछ आजकल के जो मशहूर ट्रेंड ड्रामे हैं उनमें होने वाली छोटी छोटी गलतियाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी गलतियाँ हैं जो हम लोग आम रूटीन में नोट नहीं करते, लेकिन वसी नज़र वाले लोग ऐसी गलतियों को नोट करते हैं और वो मार्क भी करते हैं कि ड्रामे में कौन कौन सी गलतियाँ, कौन कौन सी खामियाँ थीं। तो क्या असल ज़िंदगी की राजकुमारी वो 5 मशहूर अदाकारा कौन सी हैं जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। जब लोग बॉलीवुड में काम करने वाली शाही ख़ानदान के अदाकारों के बारे में बात करते हैं तो हम वाज़ेह तौर पर सैफ और सोहा अली ख़ान की तस्वीर कशी करते हैं। ताहम यहाँ कुछ और अदाकार भी हैं जो शाही ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो कई सालों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी हैं, जिनको उनके परिसार फिल्मी स्क्रीन पर बेहद पसंद करते हैं। आइए हम जानते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के वो 5 अदाकार कौन हैं जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। भाग्यश्री। क्या आप जानते हैं कि भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है। जी हाँ, ये वही अदाकारा हैं जिन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया में अदाकारी की थी। इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के संगली शाही ख़ानदान से है। वो संगली के राजा विजय सिंह राव माधुराव पटवर्धन की बेटी हैं। सैफ अली ख़ान को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड इंडस्ट्री का चमकता धमकता नाम सैफ अली ख़ान, जिन्होंने कई मशहूर फिल्मों में अदाकारी की। सैफ के वालिद मरहूम मंसूर अली ख़ान पटौदी लोधी और टाइगर पटौदी हरियाणा के आखिरी नवाब थे। हुकूमत हिंद ने इनका ये लक़ब 1971 में ख़त्म कर दिया। इनके वालिद इंतकाल के बाद अब सैफ अली ख़ान को नवाब ख़ान कहा जाता है क्योंकि वो एक नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। किरण राव का ताल्लुक़ जिस रामेश्वर राव के शाही कुंबे से है जो तेलंगाना के महबूब नगर ज़िला वारती के राजा थे। प्रोड्यूसर सर हिदायतकार
किरण राव ने बॉलीवुड के नामवर अदाकार आमिर खान से शादी की और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम आज़ाद है। अदिति राव का ताल्लुक एक नहीं बल्कि दो शाही ख़ानदान से। वो अकबर हैदरी की पोती और असम के साबिक़ गवर्नर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी की नवासी हैं। अदिति राव किरण राव की छोटी बहन हैं। अदिति राव का शुमार बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारों में किया जाता है और वो बॉलीवुड की फिल्मों के साथ तमिल फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। रेया सेन और राइमा सेन मशहूर भारतीय अदाकारा मून सेन की बेटियां और बंगाल की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन की पोतियां हैं। वो कई सालों से ज़्यादा अरसे तक तफरीहती सनत में शामिल रहीं। इन दोनों बहनों का ताल्लुक भी शाही घराने से है। ये कुछ हिस्ट्री है बॉलीवुड में काम करने वाले अदाकारों की कि वो पीछे जो है किस तरह की फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और कौन से शाही ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ है कि पाकिस्तानी फ़िल्मों को, पंजाबी फ़िल्मों को ज़वाल क्यों आया। पाकिस्तान सिनेमा की तारीख़ में एक ऐसा भी दौर देखा गया जब ज़्यादातर पाकिस्तानी फ़िल्में पंजाबी ज़बान में बनाई जाती थीं। ये वो ज़माना था टीवी केबल हमारे घरों तक पहुंचा और उसने फ़िल्मी शायकीन को तकसीम कर दिया। लोगों का रुझान बॉलीवुड फ़िल्मों की जानिब बढ़ता चला गया और इसी दौरान पाकिस्तानी फ़िल्मों के मेयार और मकबूलियत में कमी वाक़ होना शुरू हुई। कहानियों की सिमत से ज़्यादा गंडासे को तरजीह दी गई। ये वो मुहर्रिकात थे जिसके बायस जो मखसूस तबका पंजाबी फ़िल्में देखना चाहता था वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया। पुराने मौज़ूआत पर बनाई जाने वाली फ़िल्मों की वजह से लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई और फ़िल्मी शायकीन की तवज्जो सिनेमा की बजाय घरों पर रहकर बॉलीवुड फ़िल्में देखने की जानिब मरकूज़ हो गई। साल 2007 में जब पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री ज़वाल की जानिब थी, इसमें शोएब मंसूर की हिदायतकारी में बनाई जाने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म खुदा के लिए पेश की जिसने बेहद पजीराई हासिल की। फिर 2013 में अदाकार शान की ही वार रिलीज़ की गई। ये वही शान थे जो पंजाबी फ़िल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया करते थे। ताहम उनकी फ़िल्म वार ने पाकिस्तानी सिनेमा में एक नई रूह फूंकी। फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने इसे खुश आइंद करार दिया जिसके बाद पंजाबी फ़िल्मों का ज़वाल शुरू हुआ। गुज़िश्ता बरस हिदायतकार सैयद नूर ने पंजाबी फ़िल्म बाजरे दी राखी बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि मैं पंजाब की फ़िल्म बना रहा हूँ और मेरा असल काम पंजाबी फ़िल्म को वापस लाना है क्योंकि शायकीन अच्छी पंजाबी फ़िल्म के मुंतज़िर हैं। सैयद नूर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में तख्लीकी काम करने के हवाले से मुनफरद पहचान रखते हैं। इनकी डायरेक्शन में बनाई गई फ़िल्में बहुत मशहूर हुई जिनमें चूड़ियाँ, सरगम, दीवाने तेरे प्यार के, मेहंदी वाले हार समेत दीगर शामिल हैं। समा डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए सैयद नूर का कहना था कि फ़िल्म बाजरे दी राखी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, थोड़ी सी शूटिंग बाकी है जो बैंकॉक में होना बाकी। बड़े अरसे बाद बड़ी मेहनत से ये फ़िल्म बनाई है और इसलिए बनाई है कि काफ़ी अरसे से लोग पंजाबी फ़िल्में देखना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के बाद से हालात मुख्तलिफ हैं। ताहम हालात बेहतर होते ही फ़िल्म रिलीज़ करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने बड़ी बैलेंस फ़िल्म बनाई है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। फ़िल्म की कास्ट में साइमा नूर, मुस्तफ़ा कुरैशी, राशिद महमूद, अच्छी खान, शफ़कत चीमा, नगमा बेगम, साइमा सलीम, तबस्सुम खान, आगा माजिद, सलीम अलबेला समेत दीगर शामिल हैं। फ़िल्म के ज़रिए सैयद नूर दो नए चेहरे भी इंडस्ट्री में मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं जिनमें पाकिस्तान के मकबूल तरीन टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्ज़ा और अब्दुल्ला शामिल हैं। पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से सैयद नूर का कहना था कि दुनिया भर में हर 10 साल के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री का मिजाज तब्दील होता है। पंजाबी फ़िल्म पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की नुमाइंदगी करती है। ताहम बदकिस्मती से जदीद सिनेमा आने के बाद लोगों ने वहाँ बॉलीवुड फ़िल्में और पाकिस्तानी नई फ़िल्में देखना शुरू की और पंजाबी फ़िल्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया। सैयद नूर ने हिदायतकार बिलाल लशारी की मौला जट को सराहते हुए कहा कि बिलाल का एक बड़ी पंजाबी बनाने का ऐलान काबिल तारीफ़ था। अब मैं भी पंजाबी फ़िल्म बना रहा हूँ, लेकिन अब जो हम पंजाबी फ़िल्म बना रहे हैं और वो उर्दू फ़िल्मों के मेयार की है। हमने अपने भरपूर कोशिश की कि फ़िल्म में पाकिस्तानी सकाफ़त की अक्कासी हो। पंजाबी फ़िल्मों की तारीख़ कोई नहीं है। 1949 में हिदायतकार नज़ीर अहमद की पहली पाकिस्तानी फ़िल्म फेरे रिलीज़ की गई। फ़िल्म फेरे ने पंजाबी बॉक्स ऑफिस की बुनियाद रखी। लाहौर में मुकीम समान टीवी के एंटरटेनमेंट रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान ने इस हवाले से बताया कि अब पंजाबी फ़िल्में बनना ही बंद हो गई हैं। चंद एक लोग फ़िल्में बनाते हैं, वो भी ईद के ईद रिलीज़ की जाती हैं और इसकी वजह यह है कि मुकामी फ़िल्मों का मेयार नाक़िस हो गया है, जिसके बायस सिर्फ मखसूस लोग ही मुकामी सिनेमा का
रुख करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि जो हिदायतकार पंजाबी फिल्में बना रहे हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं। फिल्मों की कहानी भी वही पुरानी चली आ रही है जिसके बायस ये सूरत हाल पेश आई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सबसे ज़्यादा सिनेमा हैं और दीगर सूबों के मुकाबले में पंजाब में फ़िल्में देखने वालों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन आर्बिट्रेशन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एजाज़ कामरान ने स्मार्ट डिजिटल को बताया कि पंजाबी फिल्में सिर्फ पुराने सिनेमा में चलती हैं, ताहम अब पुराने सिनेमा वालों ने भी हिदायतकारों के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दी है। पहले सिनेमा मालिकान 30% रकम वसूल करते थे, लेकिन अब वो 70% का मुतालबा करते हैं। इनका कहना था कि 50% का वादा करके रकम देने में कई साल लगाते हैं। ज़्यादातर सिनेमा ठेके पर चल रहे हैं, जबकि कुछ सिनेमा मालिकान तो डिफ़ॉल्टर होकर भाग गए हैं। तो व्यूअर्स, ये था पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक माजी और आज हाल में उसकी क्या सूरत हाल है उसके बारे में एक मैसेज था कि किस तरह पंजाबी फ़िल्में पूरी दुनिया में इन थी और किस तरह से वो किक आउट हो गई और उसके रीज़न्स क्या हैं और अब जो वहाँ के एक्टर हैं वो किस तरह से उस इंडस्ट्री को वापस लाने की, रीगेन करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान की 5 मुतनाज़ा तरीन ख़वातीन सेलिब्रिटीज़। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं और उनको लेके काफ़ी इनफैक्ट नेगेटिव चर्चे भी हैं। सयानों का कहना है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ऐसी कुछ ख़वातीन के हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि जिन्होंने शोहरत तो बहुत हासिल की, मगर ये शोहरत अगर एक जानिब कुछ हलकों में बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखी जाती है तो मुल्क के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी मुखालफत में सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार नज़र आते हैं और इस बात ने इनकी शोहरत को मुतनाज़ करार दे दिया है। यानी कि उनकी शोहरत जो है वो कंफ्यूज्ड है कि अच्छी फेम है या वो बुरी है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे KPK के इलाके सवात से है और बच्चों और ख़वातीन की तालीम के हवाले से इनको एक एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है और उन्होंने अपने इलाके की लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ उठाई। 9 अक्टूबर 2012 में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हुए तालिबान की जानिब से इन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके सबब इलाज के लिए उन्हें बरतानिया ले जाया गया, जहां बाद में तहफ़्फ़ुज़ के ख़्याल से उन्हें वहां की बाकायदा शहरियत भी दे दी गई। इसके बाद 2014 में उन्हें नोबल इनाम से भी नवाजा गया। दुनिया भर में उन्हें बहुत इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता है, मगर पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा हल्का ऐसा भी है जिनका ये मानना है कि इनके साथ होने वाले तमाम वाक़यात मग़रबी ताकतों की जानिब से पहले से मंसूबा थे और उन्हें KPK की ख़वातीन की हालत की गलत तस्वीर पेश करने की वजह से इतनी इज़्ज़त से नवाजा गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई है वो कोई पर्सनैलिटी नहीं है या उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, बिना बात ही वो फेमस हो गई है। शर्मीन अबीद चिनाई का ताल्लुक़ कराची से है। वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, फ़िल्म मेकर और एक्टिविस्ट हैं। इन्हें ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर जाना जाता है। इस हवाले से उनकी बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज़ को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है और इनका शुमार दुनिया की उन चंद ख़वातीन में होता है जो 2 बार एकेडमी अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ हलाल इम्तियाज़ भी हासिल कर चुकी हैं। इन तमाम कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम का एक बड़ा हल्का अहबाब ऐसा भी है जिनका ये मानना है कि अपनी फ़िल्मों में शर्मीन अबीद चिनाई ने पाकिस्तानी औरत का जो चेहरा पेश किया है, हालात ऐसे कतई नहीं हैं। पाकिस्तान में हर दूसरी औरत तेज़ाब गर्दी या जिनसी ज़्यादती का शिकार नहीं है।
और मगरब वालों के सामने पाकिस्तानी ख़वातीन की ये तस्वीर पेश करके इन्होंने पाकिस्तान का अच्छा तासर पेश नहीं किया। इसी सबब लोग शर्मीन अबीर चनाई को मुतनाज़ा करार देते हैं। अब बारी है रेहाम खान की। रेहाम खान को कौन नहीं जानता। रेहाम खान का शुमार पाकिस्तान की इन ख़वातीन में होता है कि उनको एक ज़माने में पाकिस्तानियों ने बहुत मोहब्बत से भी नवाजा। ऐसा उस वक्त हुआ जब उनकी शादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हुई। मुख्तसर चलने वाली ये शादी जल्द ही तलाक पर पहुंचकर ख़त्म हो गई। इस शादी के खात्मे के बाद रेहाम खान की जानिब से इमरान खान की किरदार कशी के सिलसिले के सबब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से उनको आड़े हाथों लिया गया और सोशल मीडिया पर उनके हर इल्ज़ाम के तुर्की ब तुर्की जवाब दिए गए। इसके बाद उनकी किताब जो उन्होंने अपनी आप बीती के तौर पर लिखी थी, इसमें इमरान खान के करीबी साथियों और इमरान खान पर शर्मनाक इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिन्होंने उनकी मुतनाज़ा शोहरत को मज़ीद हवा दी और उनके लिए पाकिस्तान आमद एक नामुमकिन अमर बना दिया। पेशे के एतबार से रेहाम खान एक जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर और मुसन्फ़ा हैं। लीबिया में पैदा होने वाली रेहाम खान इमरान खान से शादी करने से पहले भी मुतल्लका थी और उनके पहले शौहर से भी उनके 3 बच्चे थे। महविश हयात। मारूफ अदाकारा महविश हयात, जो कि मौजूदा दौर की पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मों की हीरोइन हैं और पंजाब नहीं जाऊंगी, लॉर्ड वेडिंग, एक्टर इन लॉ जैसी फिल्मों में अपने जलवे दिखा चुकी हैं। इसके अलावा कई कामयाब पाकिस्तानी ड्रामों का भी हिस्सा रह चुकी हैं। फिल्मों में उनके आइटम सॉन्ग्स पर बोल्ड मुनाज़र से भरपूर रक़्स ने भी उनको शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। मगर उनकी इस शोहरत के साथ तनाज़ात का आगाज़ इस वक्त हुआ जबकि उन्हें 2019 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अवाम के एक बड़े हल्के का मानना है कि महविश हयात इस एजाज़ के लिए दुरुस्त इंतखाब ना थी और उनको यह एजाज़ उनकी काबिलियत की बजाय उनके असर व रसूख की बुनियाद पर दिया गया है। अब बारी है मीशा शफ़ी। मारूफ गुलकारा मीशा शफ़ी, जो कि पाकिस्तानियों में यकसा मकबूल थीं, इस वक्त मुतनाज़ा ख़बरों का हिस्सा बन गई जब उन्होंने मी टू मूवमेंट के तहत अपने साथी गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम बनाया। इनके इस इल्ज़ाम ने पाकिस्तानियों को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया, जिसमें से एक हल्का अली ज़फ़र को कसूरवार करार देता है और उनकी हमदर्दियाँ मीशा शफ़ी के साथ हैं। मगर अदालत की जानिब से अली ज़फ़र के हद तक इज़्ज़त के केस के जवाब में सबूत पेश ना कर सकने पर कुछ लोगों को ये भी मानना है कि मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर इल्ज़ामात कुछ फ़ायदे हासिल करने के लिए लगाए थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से कि लोग जो है वो ख़ुद की शोहरत, ख़ुद की फ़ेम के लिए दूसरों का इस्तेमाल भी करते हैं और समटाइम्स ऐसा लग रहा होता है कि वो दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उनको फ़ेम खुद ब खुद मिल जाती है। तो इसलिए इनकी जो शोहरत है वो भी एक मुतनाज़ा शोहरत है कि वो अच्छी शोहरत है कि बुरी शोहरत है, या उन्होंने वो शोहरत किस तरह से हासिल की। आज का टॉपिक है मिशी खान। इंडस्ट्री में जितने भी सितारे हैं वो हर कदम संभल कर उठाते हैं, कहीं उनके किसी भी बयान से या उनकी कही हुई किसी भी बात से ताल्लुकात पर कोई असर न पड़ जाए। लेकिन दबंग मिशी खान को इस बात की कोई परवाह नहीं। ड्रामा अरूसा में जितनी मासूमियत से वो हर बात मुंह पर कह देती थीं, आज भी वो अपनी कोई भी बात और कोई भी ख्याल सामने लाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। हाल ही में बुशरा अंसारी ने जब ड्रामा ज़ेबाइश पर की जाने वाली तनकीद को नापसंद किया तो मिशी खान ने उनके बयान को ही तनकीद का निशाना बनाया। मिशी ने बड़ा ही खुलकर लिखा कि अब बुशरा अंसारी और उनके घराने की बुरी तरीन डायरेक्शन और अदाकारी सबके सामने आ गई। सारी ज़िंदगी दूसरों की नकलें उतारती रहीं, लेकिन ख़ुद का दिल इतना बड़ा नहीं कि किसी का मजाक से भरपूर बिल्कुल सच्चा रिव्यू बर्दाश्त कर सके। ये ड्रामा उनके शौहर इकबाल हुसैन ने डायरेक्ट किया है, जो किसी ज़माने में एंकर होते थे।
बुशरा अंसारी का जवाब देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने अपने सीनियर होने और अपनी पोजीशन का भी ख्याल नहीं किया और इतना जहालत से भरपूर जवाब दिया। मिशी खान ने बड़ा ही खुलकर लिखा कि वो तो मुझसे भी नाराज़ हो गई थी जब मैंने मायरा खान वाले मामले में फिरदौस जमाल की हिमायत कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ इतना बुरा नहीं कहा था जितना बुशरा अंसारी और उनकी बहन ने उन्हें कह डाला। ये लोग मोमिना दुरैद और उनकी टीम को खुश करते हैं क्योंकि उनके नेटवर्क पर काम मिलता है। खुशामद की भी कोई हद होती है, लेकिन अब जो किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। आप कैसे किसी की बेइज्जती कर सकते हैं जबकि आपका खुद का ड्रामा इंतहाई फजूल और वाहियात है। मिशी खान ने अदाकार उमैर राना पर जिनसी हरासगी वाले मौजू पर भी खुलकर लिखा कि और वो इस बात का सोचती भी नहीं कि आने वाले वक्त में इन्हें इस हवाले से कोई काम मिले या ना मिले, इंडस्ट्री में लोग उन्हें अच्छा समझे या बुरा, वो हर मामले पर अपनी साफ गोई का मुजाहरा करती हैं। यही नहीं, वो एंकर आमिर लियाकत के बारे में भी अक्सर बयानात देती ही रहती हैं। जब अदनान सदीकी से आमिर लियाकत ने मौत के हवाले से मजाक किए भारतीय अदाकारों की, तो मिशी ने खूब क्लास ली सोशल मीडिया पर। मिशी खान अक्सर इन खबरों पर भी अपनी राय का इजहार करती हैं जिनमें किसी के साथ ज़्यादती हो या कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। अब ये नहीं पता कि इस सब के बाद किसी शो में या किसी ड्रामे में उनकी कभी एंट्री हो पाएगी, क्योंकि हर किसी के साथ मिशी ने हर किसी के साथ मिशी ने की है कोई ऐसी बात जिस पर लोगों का दिल नहीं उनसे साफ। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिशी खान के हवाले से। और ऐसे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो बड़े साफ गो हैं और जो भी कोई बात होती है, जो भी कोई फीलिंग होती है, वो उसको सबके सामने इस तरह शेयर कर देते हैं। और इंडस्ट्री में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। फिर ऐसे लोगों को शोज़ में, मूवीज़, ड्रामोज़ में एंट्री जो है वो नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पहले सनम मारवी के हवाले से कि आजकल उनकी ज़िंदगी जो है वो किस मोड़ से गुजर रही है, और उसके बाद बात करेंगे शादी में जो कुछ ऐसी रस्में हैं जो फजूल भी हैं और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। ऐसी कौन सी रस्में हैं, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। सनम मारवी की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर। शादी का मतलब है खुशी, लेकिन अगर इस ज़िंदगी में खुशी का कोई नाम और निशान नहीं बल्कि दुखों ने डेरे डाल दिए हैं, मोहब्बत और एतमाद की मौत हो चुकी है, तो फिर इस रिश्ते की भी मौत हो जाती है। गुलकारा सनम मारवी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में इंतहाई कामयाबियाँ समेट रही हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियाँ उठाई हैं और उठा रही हैं। सनम मारवी की अपने कज़न हामिद से ये दूसरी शादी थी और पहली शादी से उनकी एक बेटी थी जिसे कुछ अरसा के लिए ससुराल वालों ने अगवा भी किया था, और सनम मारवी ने वो अरसा भी इंतहाई दुख और परेशानी में गुजारा था। हामिद से शादी 2009 में हुई और इस शादी से उनके 3 बेटे पैदा हुए। सनम मारवी के शौहर हामिद से बजाय तो तमाम मामलात सही लगते थे, लेकिन एक फ़नकार की आंखों में दर्द और तकलीफ़ सिर्फ वही देख सकते हैं जिनको फ़नकार की हसासियत का इल्म होता है। शादीशुदा ज़िंदगी के 11 सालों में हामिद का रवैया सनम के साथ बदलता गया। ये वो हामिद तो नहीं था जिससे शादी हुई और जो उम्र भर साथ निभाने की बातें करता था। इस हामिद के मिजाज से तो सनम की ज़िंदगी में सिर्फ तलखियाँ ही भरती चली गईं। सनम मारवी ने फरवरी में खुला की अपील दायर की और दावा किया कि वो 11 साल की बर्दाश्त के बाद अब अपना हौसला खो चुकी हैं और अलहदगी चाहती हैं। खुला मंजूर हो गई, लेकिन इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। सनम मारवी की ममता का एक बार फिर कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। वो बेटे जिन्हें सनम सीने से लगाए बैठी थीं, उन्हें हामिद ने छीन कर अपने साथ रख लिया। और फिर सोशल मीडिया पर सनम मारवी ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने अपने साबका शौहर से इल्तिजा की कि हामिद प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, तुम उन्हें नहीं संभाल सकते, उनके कपड़े तो देखो। सनम मारवी की इल्तिजा ने सबको ही रुला दिया, सबके दिलों को दहला दिया, क्योंकि तुम उम्र बच्चों को माँ से जुदा करना तमाम उम्र बच्चों को माँ से जुदा करना बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन सनम की कोशिश रंग लाई और अदालत से
उनको इंसाफ मिला। हामिद अली महवाल की अदालत ना आने पर और बच्चों को ज़बरदस्ती मां से जुदा करने पर अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया। सनम मारवी इस खबर से बहुत सुकून में आई और उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं क्योंकि फ़ैसला उनके हक़ में है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सनम मारवी के हवाले से, जो एक मशहूर सिंगर हैं। बज़ाहिर जो है वो इंडस्ट्री में खुश दिखाई देने वाले लोग जो है वो ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन हकीकत में उनकी ज़िंदगियों में बहुत दुख होती हैं जो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो स्क्रीन के पीछे होती हैं। सनम मारवी अक्सर अपने छोटे बेटे की वीडियोस शेयर करती रहती हैं और वो अपने बच्चों के मामले में किसी भी किस्म की कोताही नहीं करती, खा वो तालीम हो या उनके पहनने और खाने की ज़िम्मेदारी। और हम सब की दुआ है कि वो जल्द अपने बच्चों से मिले और बच्चों के नसीब में माँ और बाप दोनों का प्यार शामिल रहे। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अब आज की वीडियो में दूसरा टॉपिक है दुनिया भर में शादी के अजीबो-गरीब रसूमात। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में शादी के मौका पर अपनी सकाफ़त और रवायात के मुताबिक मखसूस रस्म व रिवाज अपनाए जाते हैं, जिनका मकसद शादी की तकरीब से भरपूर तौर पर लुत्फ़ उठाना होता है। लेकिन बाज़ रस्म व रिवाज इंतहाई अनोखे और अजीबो-गरीब भी होते हैं, जो कि या तो बहुत दिलचस्प मालूम होते हैं या फिर बाज़ औक़ात इनका पूरा करना भी इतना आसान नहीं होता। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी अजीबो-गरीब रसूमात हैं दुनिया में। जूता छुपाई की रस्म भारत और पाकिस्तान में होने वाली शादियों की सबसे अहम रस्म समझी जाती है। इसमें दुल्हन की सहेलियां या बहनें दूल्हे का एक जूता छुपा लेती हैं, जो कि एक भारी रकम वसूल करने के बाद वापस किया जाता है। 3 दिन कमरे में। इंडोनेशिया में दुल्हा और दुल्हन को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं होती। बज़ाहिर एक दिलचस्प रस्म मालूम होती है, लेकिन सब्र कीजिए, इसका एक तल्ख़ पहलू भी है। जी हाँ, दुल्हा दुल्हन को 3 दिन तक बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं होती। सफ़ेद रंग। जापानी दुल्हन रस्म के तौर पर एक मौका पर सिर्फ सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल करती हैं। इस रस्म में दुल्हन सर से लेकर पाँव तक सफ़ेद रंग ही ज़ेब-ए-तन किए होती है। यहाँ तक कि दुल्हन ने मेकअप भी सफ़ेद रंग का ही कर रखा होता है। इस मौके पर पहने जाने वाले ख़ास लिबास के साथ एक ख़ास बड़ी सी टोपी भी होती है, जिसे सुनो खुशी कहा जाता है। जापानियों का मानना है कि ये टोपी हसद वाले सींग छुपाती है और ये हसद दुल्हन को अपनी सास की तरफ से महसूस हो सकती है। हजाम दोस्त। यूनान में दुल्हा के साथ ही उसके हजाम बन जाते हैं और दुल्हा की शेव बनाते हैं। इस शेव के बाद दुल्हा की सास उसे शहद और बादाम खिलाती है। यह भी एक इंतहाई दिलचस्प रस्म होती है जिसे बड़े ज़ोर शोर से अदा किया जाता है। मिट्टी के बर्तन। जर्मनी में दुल्हा दुल्हन जब अपना घर बसाने का आगाज़ करते हैं तो इससे कबल उन्हें मिट्टी के बर्तनों की सफाई करना होती है, जो उनके रिश्तेदारों ने फेंके होते हैं। इन लोगों का मानना है कि इससे नवब्याहता जोड़ा बुरी रूहों से महफूज रहता है। वेल के दांत। फिजी में जब लड़का लड़की के वालिद के पास लड़की का हाथ मांगने जाता है तो उस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प रस्म अदा की जाती है। जी हाँ, इस वक्त लड़का लड़की के वालिद यानी अपने होने वाले ससुर को वेल के दांत तोहफे में पेश करता है। शेरखोर बच्चा। चेक बाशिंदे दुल्हा दुल्हन के बिस्तर पर रस्म के तौर पर कुछ वक्त के लिए किसी शेरखोर बच्चे को ज़रूर बिठाते हैं। इनका मानना है कि इस तरह नवब्याहता जोड़े को खुदा औलाद से ज़रूर नवाजता है। इसके अलावा मेहमान जोड़े पर दाल, चावल और मटर के दाने भी फेंकते हैं और इसका मकसद भी औलाद ही होता है। ये थी कुछ इंटरेस्टिंग सी रस्में जो इंटरेस्टिंग भी हैं और कुछ अजीबो-गरीब भी हैं कि शादियों में ऐसी बहुत सी कौमों में, बहुत से मुल्कों में इस तरह की मुख्तलिफ़ रस्में अपनाई जाती हैं, जिसके लिए वो अपने तौर पे उसको एक अच्छा साइन मानते हैं शादी के लिए या नए शादीशुदा जोड़े के लिए। लेकिन दूसरे आम देखने वाले लोगों को बहुत अजीब लग रहा होता है कि ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से 5 मशहूर भारतीय अदाकार हैं जिनको ख़तरनाक बीमारियां लाहक हैं। बॉलीवुड की चमचमाती इंडस्ट्री पर अगर हम नज़र डालें तो यूँ लगता है कि गोया इंडस्ट्री खुशियों से भरपूर है और यहाँ के लोगों को किसी किस्म का कोई काम ही
नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड के बहुत से अदाकार ऐसे हैं जो कि ख़तरनाक बीमारियों से लड़ रहे हैं या माजी में लड़ चुके हैं। रजनीकांत बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको फेफड़ों की शदीद बीमारी है। इस बीमारी का नाम इमेसिस है। इसमें मरीज़ को खांसी के साथ उल्टियाँ होती हैं और पीले रंग का बलगम भी आता है। एलियाना डी क्रूज़, बॉलीवुड की एक और नॉमर अदाकारा एलियाना डी क्रूज़ ख़तरनाक मर्ज़ का सामना कर रही हैं। उन्हें बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर है, जो कि जहन पर असरअंदाज होता है। इस बीमारी में इंसान का जहन अपने अंदर पाई जाने वाली खामियों की तरफ जाता है। बहुत हद तक एलियाना की ये बीमारी ठीक हो चुकी है। शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को भी शदीद डिप्रेशन रह चुका है, जिसके बायस उनके जिस्म में दर्द भी होता है। किंग खान ने इसका पता अपने मदाहों को हरगिज़ नहीं चलने दिया। सोनम कपूर से कौन ना वाकिफ़ होगा। खूबसूरत मुस्कुराहट वाली यह अदाकारा भी शुगर जैसे मर्ज़ से लड़ रही है। उनको 9 उम्री से ही ये मर्ज़ लाहक था, लेकिन अच्छी डाइट प्लान की वजह से बहुत हद तक उन्होंने अपनी शुगर पर काबू पाया हुआ है। दीपिका पादुकोण मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि उन्हें कितना सख्त डिप्रेशन था। अदाकारा इस मर्ज़ से बहादुरी से लड़ी, ताहम अब वो डिप्रेशन से बिल्कुल पाक हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड के अदाकार जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, और हमारी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तानी अवाम इन्हीं के फ़ैन हैं बजाय पाकिस्तानी लोगों के फ़ैन होने के। तो ये उनकी जो है ज़िंदगी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो बज़ाहिर खुश दिखने वाले लोग अंदर से किस किस मुश्किल से लड़ रहे होते हैं। आज की वीडियो है आसिम अज़हर, मशहूर गुलकार आसिम अज़हर के हवाले से। आसिम अज़हर ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पूरे इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया। निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए गुलकार आसिम अज़हर ने शादी से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में कहा कि फ़िलहाल उन्होंने शादी का नहीं सोचा है, और ना ही उनकी अम्मी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो शादी के बंधन में बंधे। मेरी अम्मी को पता है कि मेरा तमाम काम म्यूज़िक के लिए वक्फ़ है। हाल ही में तुम गाना रिलीज़ करने वाले आसिम अज़हर का कहना है कि वो अपने काम में 100% नतीजा देने के कायल हैं। उनका कहना था कि फ़िलहाल मैं म्यूज़िक पर तवज्जो दे रहा हूँ, उसके साथ साथ शादीशुदा ज़िंदगी पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाएगा। सोचता हूँ कि अगर शादी हो जाती है तो मैं रात के 4 बजे गाना कैसे एडिट कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे फ़िक्र होगी कि घर में क्या हो रहा है। गुलकार आसिम अज़हर, जिन्होंने हाल ही में हानिया आमिर, असद सिद्दीकी, टिकटॉक स्टार अरीका हक, सिंगर रामस, तलहा यूनस, तलहा अंजुम और गुलकार तैमूर सलाहुद्दीन के साथ तुम रिलीज़ कर दिया है का मज़ीद बताना है कि आने वाले चंद सालों में वो शादी कर ही लेंगे। इंडस्ट्री में किसी लड़की से शादी करने के सवाल के जवाब में आसिम अज़हर का कहना था कि इस हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते। इस हवाले से वो असद और ज़ारा और यासिर हुसैन और इकरा अजीज़ से ज़रूर मशवरा करेंगे, क्योंकि वो शादी से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। रिलीज़ होने के बाद आसिम के तुम गाने को अब तक 12 लाख से ज़ायद लोग और उनके मदाद देख चुके हैं। इस साल फरवरी में गुलकार आसिम ने हानिया आमिर को उनकी 23वीं सालगिरह पर ख़ास इंतज़ामात करते हुए एक सरप्राइज़ पार्टी का एहतमाम किया था। आसिम अज़हर ने अमेरिकी टीवी सीज़न स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम पर पार्टी के इंतज़ाम किए थे और केक पर भी स्ट्रेंज थिंग्स सीज़न 23 लिखवाया था, क्योंकि यह हानिया की 23वीं सालगिरह थी। आसिम आंखों पर पट्टी बांधकर हानिया को पार्टी में लेकर आए थे। ये थी आसिम अज़हर की कुछ एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी उनकी शादी और करियर के हवाले से। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जो है वो एक मॉडल जिनकी रिसेंटली जो है वो शादी हुई है, सदफ़ और शहरोज़ सब्ज़वारी, इनके बारे में कुछ अहम बातें बताई गई हैं। रवां साल मई के महीने में सुपर मॉडल सदफ़ कमल ने टीवी एक्ट्रेस शहरोज़ सब्ज़वारी से शादी का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया, तो इन दोनों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सदफ़ और शहरोज़ की शादी बहुत सादगी से लॉकडाउन में हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन ने तनकीद का निशाना सदफ़ कमल को बनाया और शहरोज़ सब्ज़वारी की पहली शादी की नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया।
शादी के बाद ये दोनों स्टार्स पहली मर्तबा साथ एक निजी वेबसाइट को इंटरव्यू के दौरान देखे गए, जहां इन्होंने इस तमाम मामले के बारे में अपनी राय का खुलकर इजहार किया। सदफ ने कहा कि वो हमेशा इसे चाहती थी कि उनकी शादी कम लोगों की मौजूदगी में हो। सुपर मॉडल व अदाकारा से शादी के बाद होने वाली तनकीद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो इस सारी नफ़रत पर हंसे और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ज़ाती नौयत के हमलों से मुताल्लिक़ सवाल पर सदफ ने कहा कि क्या आपको मेरे चेहरे से या अंदाज से महसूस हो रहा है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ा होगा। अदाकारा का कहना है कि उनके पास उनके शोहर हैं, इतना अच्छा ख़ानदान है, इसलिए इन चीज़ों से उन्हें फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। आखिर में सदफ ने कहा कि मैं तो कहती हूँ लोग मज़ीद बोलें ताकि मेरे गुनाह धुलें। इस वीडियो में एक पैगाम है दोस्तों कि जब हम हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाते हैं बिला वजह, अगर किसी का किसी से जोड़ नहीं है तो भी उनका पर्सनल मैटर है, उनकी शादी करना ना करना उनका ज़ाती मामला है। अगर हम बिला वजह किसी के ज़ाती मामले में दखल अंदाजी करेंगे तो हमारी अपनी इज़्ज़त कम होगी, और हम पीठ पीछे जब उनकी बुराइयां करेंगे तो उनके हिस्से के गुनाह हमारे हिस्से में शामिल होंगे और हमारे हिस्से की नेकियां उनके हिस्से में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि ये गीबत में शामिल होगा। तो जब हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे पीठ पीछे तो उनके गुनाह धुलते रहेंगे। नामवर अदाकारा सारा यूसुफ को हॉलीवुड से फिल्म की ऑफ़र। अदाकारा ने क्या जवाब दिया, जानिए इस वीडियो में। बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम करना हर पाकिस्तानी अदाकार का ख्वाब होता है, और फिर अगर ख़ुद से कोई ऑफ़र आ जाए तब तो सोने पर सुहागा वाली बात होती है। हमारे पाकिस्तानी कई अदाकार बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, जबकि एक दो ने तो हॉलीवुड में भी काम किया है। तफसीलात के मुताबिक हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ग्रेसफुल अदाकारा सारा यूसुफ को भी हॉलीवुड से काम की पेशकश हुई है, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। सारा ने एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसके मेज़बान पाकिस्तान के मरूफ डिज़ाइनर हसन शाहरियार यासीन थे। मेज़बान के सवाल के जवाब में अदाकारा ने बताया कि हाँ, ये सच है कि मुझे ऑफ़र हुई थी जिसे मैंने रद्द कर दिया है। सारा ने बताया कि मैंने इस वजह से ऑफ़र रद्द की थी क्योंकि किरदार काफ़ी बोल्ड था। अदाकारा सारा यूसुफ का मज़ीद क्या कहना था, मशहूर ड्रामों में की जाने वाली चंद ऐसी दिलचस्प गलतियाँ जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। ड्रामा एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे अहम और मजबूत हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसे हर कोई देखता है। वहीं ड्रामा को बनाने, लिखने और शूटिंग के अहम काम में डायरेक्टर और हिदायतकारों को सख्त मेहनत और गहरी सोच व फ़िक्र का मुज़ाहरा करना पड़ता है, और यकीनी तौर पर की भी जाती है, लेकिन फिर भी चंद एक ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो देखने वालों की नज़र में ड्रामे की इमेज को गिरा देती हैं। आइए जानते हैं कि इन ड्रामों में होने वाली आम गलतियाँ जो किसी वसी नज़र रखने वाले या ड्रामे से हासिल व सूर मिलने वालों की नज़र में बैठ गई हैं। ड्रामा सीरियल दिलरुबा। हाल ही में नशर होने वाले ड्रामा सीरियल दिलरुबा का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। इस ड्रामे के दिखाए जाने वाले एक सीन में अदाकारा सनम टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं तो इस वक्त उसके सीधे हाथ की पहली उंगली में अंगूठी है, लेकिन जब वो पलट कर किसी से मुखातिब होती हैं तो उसके बाएं हाथ में अंगूठी होती है। ड्रामा सीरियल इश्किया के एक सीन में हमना कॉलेज में हल्की जामुनी रंग का लिबास पहनी हुई होती है और बालों में काले रंग की हेयर बैंड लगाई होती है, जबकि पैरों में भूरे रंग की चप्पल। लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो बालों में जामुनी रंग की हेयर बैंड लगी होती है और पाँव में पंप्स होते हैं। ड्रामा सीरियल दीवानगी ड्रामे के एक सीन में सुल्तान अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। इस वक्त लैंप की लाइट ऑन है। जैसे ही राशिद आकर इससे मिलता है, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। फिर दोनों बैठते हैं तो दोबारा लाइट जल जाती है। अजीब बात है ना। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। इस ड्रामे में मशक पौधों को पानी दे रही होती है तो उसके पीछे कुछ रखा हुआ नहीं होता, लेकिन जब कैमरा दूसरी जानब से दिखाया जाता है तो इसमें कुर्सी नज़र आती है। ड्रामा सीरियल मेहरपोश। इस ड्रामे में शकीला आंटी, जो कि मेहरों के साबका शोहर की आंटी हैं, वो गुस्से में लात मारते हुए घर में दाखिल होती हैं तो आंटी कहती हैं कि सारा दिन मुझे घर में बंद करके तुम बाहर घूमते हो, मेरे बेटे को भी मुझसे जुदा कर दिया है। जिस पर शकीला आंटी ग्लास फेंक कर मारती हैं। ग्लास के टूटने की आवाज़ तो आती है लेकिन उसकी गुर्जियाँ कहीं नज़र नहीं आती। ये थी कुछ आजकल के जो मशहूर ट्रेंड ड्रामे हैं उनमें होने वाली छोटी छोटी गलतियाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी गलतियाँ हैं जो हम लोग आम रूटीन में नोट नहीं करते, लेकिन वसी नज़र वाले लोग ऐसी गलतियों को नोट करते हैं और वो मार्क भी करते हैं कि ड्रामे में कौन कौन सी गलतियाँ, कौन कौन सी खामियाँ थी। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।